गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब। और बच्चों जैसे कि कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसका जो लेक्चर नंबर 1 लगाया था उसमें हम लोगों को टोटल 4 डिसीज के बारे में बात करनी थी। कौन कौन सी? टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और अमीबासिस। लेकिन आपको पता है कि जो फर्स्ट सेशन था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ही सेशन को हम लोग ने बीच में ही क्लोज कर दिया था और सिर्फ 2 ही डिसीज के बारे में हम लोग स्टडी कर पाए थे, टाइफाइड और निमोनिया के बारे में। तो आज का जो सेशन है उसी सेशन को, पहले वाले सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं और आज के सेशन में हम लोग टोटल 3 डिसीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी डिसीज? कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एंड मलेरिया। इन 3 डिसीज के बारे में बात करनी है और उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है हमारी यूनिट 8 चल रही है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसके अभी तक हम लोग टोटल 1 लेक्चर लगाया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों स्टार्ट कहां से करना है? हमें स्टार्ट करना है कॉमन कोल्ड से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। चलिए, तो हमारा जो डिसीज है, जिस डिसीज की हमें प्रॉपर अभी स्टडी करनी है, यस, तो ये डिसीज है हमारी कौन सी है? कॉमन कोल्ड। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसी डिसीज है जो कॉमन है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो इस डिसीज से ना गुजरा हो। उसको निश्चित रूप से जब भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, प्लस माइनस होता है, गर्मी सर्दी होती है, तो ये जो है कॉमन कोल्ड हो जाता है, जिसको हम जनरली जुकाम बोल देते हैं, कॉमन कोल्ड हो जाता है। और एक्चुअली ये जो डिसीज है बच्चों, ये वायरल डिसीज होती है। कैसी डिसीज है ये? वायरल डिसीज है। और ये एक ऐसे वायरस से होती है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो सिंपल सा उस वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे राइनो वायरस। क्लियर है बच्चों? तो ये जो कॉमन कोल्ड कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज है। और जिस वायरस से होती है उसका जेनेटिक मटेरियल चूंकि आरएनए होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस वायरस राइनो वायरस। फर्स्ट पॉइंट। तो पहला हम लोग ने क्या सीखा कि कॉमन कोल्ड हमारी वायरल डिसीज है। सेकंड, जिस वायरस से होती है उस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो हमारी कॉमन कोल्ड डिसीज है, जो अफेक्ट करती है वो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको अफेक्ट करती है, मतलब नोज को और ट्रैकिया को, लेकिन कभी भी लंग्स में एंट्री नहीं करती। मतलब जो उसका अफेक्टेड रीजन है वो नोज है और रेस्पिरेटरी पैसेज है। क्लियर है? लेकिन कभी भी ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी बच्चों। तो ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका इंफेक्शन देखने को मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब भी आपको कॉमन कोल्ड होगा तो सिंपल सी शिकायत क्या होगी? आपकी नाक जो है कंजेशन हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर आप क्या करते हैं? विक्स इनहेलर लेते हैं, उससे नाक खुल जाती है। ऐड देखते हैं ना आप, बस वही है, कॉमन कोल्ड की वजह से हमें फिर विक्स इनहेलर लेना होता है। तो नाजल कंजेशन होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर नाक खुल गई है तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वाटरी नोज हो जाए, लगातार पानी आता है नाक से। फिर क्या करते हैं? आप रुमाल लिए रहते हैं अपने जेब में, जब आता है तो फिर उसको पोंछ लेते हैं। तो ये 2 सिम्टम्स आप देखें कि नाजल कंजेशन होगा या लगातार आपकी वाटरी नोज हो जाएगी जिससे लगातार पानी आता रहेगा। 2 चीजें होंगी। अगर हम इसकी बात करें कि लगभग कितने दिन तक ये कॉमन कोल्ड देखने को मिलेगा, तो देखो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस बंदे को ये कॉमन कोल्ड हुआ है उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। देखो बच्चों, जितना इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा हम डिसीज से बचे रहेंगे। तो यहां पर जो एक कॉमन जो ड्यूरेशन दिया गया है वो मिनिमम दिया गया है 3 डेज और मैक्सिमम दिया गया है 7 डेज। तो 3 to 7 डेज का जो वेरिएशन है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और आपको पता है कि जब भी हमें ये वायरल डिसीज होती है तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक होती है उसका रोल होता है बैक्टीरिया को किल करने में। और ये डिसीज आपकी कैसी है? ये वायरल डिसीज है। तो देखो ये एंटीबायोटिक से ठीक होने वाली नहीं है। पक्का है? बस आप घर में बस काढ़ा बना के पीजिए, 2-3 दिन 4 दिन लीजिए, अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है तो आप ओके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स या नाजल ड्रॉप्स। ये जो पैथोजन है, जो राइनो वायरस है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे में जो पहुंचता है उसका जो माध्यम है, पहला माध्यम तो ये है कि अगर हम एक ऐसे बंदे की यूज की हुई सामान को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट के माध्यम से वो हम तक पहुंच जाएगा पैथोजन। कौन सा? राइनो वायरस।
और सेकंड, अगर किसी बंदे को जुकाम हुआ है और वो छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो आपको पता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं एयर में, उसके माध्यम से सामने वाला अगर कोई बंदा है तो उस तक ये वायरस पहुंच जाता है और उसको भी ये इन्फेक्टेड कर देता है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कॉमन कि फैमिली में अगर एक मेंबर को जुकाम हो जाए तो फिर कोई मेंबर बचता नहीं है, लगभग सारे मेंबर कुछ कुछ दिन के बाद उनको भी ये कॉमन कोल्ड हो जाएगा। बड़ा इन्फेक्शियस होता है ना, इसका आपने महसूस किया होगा। और लास्टली अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो कफिंग होती है, खांसी भी आती है, बलगम लगातार बन रहा होता है, और हॉर्सनेस मतलब हफी जैसी आती है, और हेडेक होता है, सर दर्द भी करने लगता है ना। तो आपने आज देखा ही होगा कि नाक भी बंद है, सर भी दर्द कर रहा है ना, तो फिर क्या लीजिए, विक्स ले लीजिए आप। तो चलिए हम लोग विक्स का ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ कॉमन कोल्ड के बारे में बात करनी है कि कॉमन कोल्ड है क्या, क्या सिम्टम्स हैं, और ये वायरल है या बैक्टीरिया है। तो ये सारे पॉइंट्स की बात हम लोग ने कर ली। देखो यहाँ पर बंदा है कॉमन कोल्ड से ये इन्फेक्टेड है, और इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो बच्चों है सिर्फ वही अफेक्ट करता है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए फिर से मैंने इसको रिवाइज आपको करा दिया। तो चलिए कॉमन कोल्ड से रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को हम लोग ने कवर किया जो हमारी नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा हम नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट डिसीज है बच्चों, पहली वाली डिसीज तो हमारी कॉमन कोल्ड वायरल थी। अभी जिस डिसीज की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली इस डिसीज को हम बोलते हैं अमीबियासिस। इसमें ये जो डिसीज है, इसका जो पैरासाइट है वो प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, पहली चीज। सेकंड, ये जो पैरासाइट है ये जब हम कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड इनटेक करते हैं तो उसके माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अमीबियासिस से रिलेटेड अगर पैरासाइट की बात करें तो इसका जो पैरासाइट है वो हमारे बॉडी में जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन सा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन को ये आपका टारगेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको ये टारगेट करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो इसका पैरासाइट है, मतलब जिसकी वजह से अमीबियासिस होती है, वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यस, एंट अमीबा क्या है, जीनस, और हिस्टोलिटिका क्या है, स्पीसीज है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होती है, अमीबियासिस होती है। ठीक है बच्चों, और कैसे ये पहुंचेगा, ये कंटामिनेटेड वाटर या फूड के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की बात हम लोग प्रॉपर यहां पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसका जो वेक्टर है बच्चों वो हाउस फ्लाई है। किस तरह से काम करती है हाउस फ्लाई, जैसे सपोज दैट कोई बंदा अमीबियासिस से अफेक्टेड है, पेशेंट है, और वो कहीं खुले जगह में मल त्याग करता है, तो फीकल जो मटेरियल में क्या होगा कि मक्खियां वहां पर बैठेंगी, फिर वही मक्खियां आपके घर में आएंगी, फूड में बैठ जाएंगी, या जो खुले आप लोग चाट वगैरह खाते हैं ना, चाट खाते हैं, समोसे खाते हैं, और अगर खुले में यही मक्खियां बैठेंगी तो क्या लेके आएंगी, यही तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आएंगी, और फिर आप बढ़िया चटनी से डाल के उसके खा लोगे तो ये आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो एक्चुअली जो हाउस फ्लाई होती है, जो घर की मक्खियां होती हैं, ये भी एक वेक्टर की तरह काम करती हैं। ये उस बंदे के फीकल में बैठती है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, फिर ये जाके फूड में बैठेंगी, तो इस तरीके से इस पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर कर देती है। तो अब आपको आज से क्या करना है, खुले सामान नहीं खाना है। अगर स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल रोक देनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसका जो पीरियड है बच्चों, ये भी 3 to 7 डेज है। लेकिन ये मत सोच के चलिए कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो 3 से 7 दिन में ठीक हो जाएगी। बच्चों यहां पर आपको एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन लेना होगा। बहुत सारी मेडिसिन है मार्केट में, जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर जनरली आपको जो मेडिसिन लिख देता है वो लिख देता है जैसे मेट्रोनिडाजोल, जैसे है ऑर्निडाजोल, यस ऑर्निडाजोल। इसी तरीके से कई एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन आती हैं। तो अगर चूंकि ये प्रोटोजोन है तो इसको किल करने का काम ये मेडिसिन करती है, तो डॉक्टर ये सारी मेडिसिन आपको लिख देते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, आफ्टर दैट तो हमको क्या करना है, हमको लापरवाही नहीं करना है, हमको डॉक्टर से प्रॉपर मेडिसिन लेनी है जिससे हम इस जो पैरासाइट इसको खत्म कर पाए और अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को सेव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ये पैरासाइट है ये कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के माध्यम से ये हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है।
तो साफ सुथरा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अब अगर हम सिम्टम्स देखें कि क्या आपको इसमें सिम्टम्स मिलेंगे, तो पहला सिम्टम्स तो मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, आपको कब्ज हो जाएगा, जल्दी पेट नहीं साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और आपके पेट में दर्द बना रहेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल बोलते हैं ना, एब्डोमिनल पेन होगा। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है मरोड़ उठना, ऐसा पेन होगा जिसमें आपको मरोड़ उठेगी, बहुत तकलीफ हो रही होगी उस समय। स्टूल एक्सेस म्यूकस, और इसके अलावा जो आपका मल है उसमें ज्यादा से ज्यादा म्यूकस आएगा और व्हाइट कलर का कुछ डिस्चार्ज वाला मटेरियल रहेगा, व्हाइटिश मटेरियल रहेगा, मतलब म्यूकस उसमें ज्यादा रहेगा। और अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन को लगातार ये अगर अफेक्टेड करता रहेगा तो फाइनली जो है आपके फीकल में ब्लड क्लॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ब्लड क्लॉट्स तो उस दशा में मिलेंगे जब ये केस क्रोनिक हो जाएगा, जब आप लापरवाही करेंगे और लगातार अगर प्रिवेंशन नहीं करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग ने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली अमीबियासिस की, और यहां पर हमने समझा कि इसका जो मेन काजल ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के माध्यम से हमारे बॉडी तक पहुंचता है, लेकिन जो वेक्टर का काम करेगा वो वेक्टर है यहाँ पर हाउस फ्लाई। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन वेक्टर होता है अमीबियासिस के केस में। ठीक है बच्चों, तो डिसीज क्या है, अमीबियासिस। चलिए जरा नेक्स्ट डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं, तब तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और आप जरा नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट डिसीज है हमारी, यस, जो नेक्स्ट डिसीज है हमारी, इसको देख के ही आप पहचान चुके होंगे। ऐसी डिसीज जो किसके माध्यम से आती है, मॉस्किटो के माध्यम से आती है, और कैसा मॉस्किटो होगा, फीमेल एनोफिलीज होगा, है ना। तो फीमेल एनोफिलीज के माध्यम से ये हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है इसका पैरासाइट। चलिए, तो अब जैसे कि आप फिगर से समझ पा रहे होंगे कि ये जो डिसीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, इस डिसीज का नाम बहुत ही फेमस है और इसको हम बोलते हैं मलेरिया। देखो मलेरिया के केस में क्या है बच्चों कि इसमें 2-3 तरीके के पैरासाइट्स आपको मिलते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलाई। इसमें 2 से 3 आपको पैरासाइट्स मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे। तो किस तरीके का पैरासाइट ने इफेक्ट किया है उसके आधार पे ये बात डिपेंड करेगा कि मलेरिया आपका सीरियस है या नहीं है। तो अगर हम यहां पर बात करें मलेरिया की बच्चों, तो यहां पर पहला जो इसका पैरासाइट है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और ये सबसे ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ह्यूमन की बॉडी के अंदर है, उसके ब्लड में है, तो इससे जो मलेरिया होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होगी, रेगुलर मेडिसिन लेना होगा आपको। और सेकंड जो 2 और पैरासाइट होते हैं इसके लिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, इसलिए सबसे बेटा सीरियस कौन सा है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ठीक है, चलो अब अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने बताया मोस्ट सीरियस कौन सा है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आप ये फिगर में बच्चों पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये मॉस्किटो दिखाया गया है, मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया। बाइट करने से क्या होगा कि ये जो इन्फेक्टेड स्टेज है ये सबसे पहले लीवर में पहुंचेगी, और लीवर की जो सेल्स होती हैं, और लीवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। तो हिपैटोसाइट्स को अफेक्ट करेंगी, फिर वहां पर अपने आप को ग्रोथ कराएंगी, मल्टीप्लाई कराएंगी, फिर कहां पर आ जाएंगी, आरबीसी को अटैक करेंगी। आरबीसी में फिर क्या करेंगी, एक मीरोजोइन एक केमिकल्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमको ठंडी देके बुखार आता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि चाहे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो या वाइवेक्स हो या मलेरी हो, इनकी जो लाइफ साइकिल है उस पूरा करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, पहला होस्ट मॉस्किटो और सेकंड ह्यूमन। क्लियर है बच्चों, क्या मैंने बताया, पहला होस्ट क्या चाहिए, मॉस्किटो, और सेकंड हमारा ह्यूमन। तो मॉस्किटो भी स्पेसिफिक है, फीमेल एनोफिलीज है। और आपको पता है कि जब मॉस्किटो की बॉडी में ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, चाहे फैल्सीपेरम हो या मलेरी हो, ये अपनी सेक्सुअल स्टेज पूरा करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल का सेक्सुअल स्टेज, और जो एसेक्सुअल स्टेज है वो ह्यूमन की बॉडी में पूरा होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर भी मैंने यहां पर नोट कर दिया इसीलिए कि ह्यूमन में ये अपना एसेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करते हैं, और एसेक्सुअल स्टेज लीवर में, फिर ये आरबीसी पे पहुंच जाते हैं, और
आरबीसी को अफेक्ट करते हैं और वहां पर हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ठंडी देके हमें बुखार आता है। ठीक है बच्चों। सेकंड जो हॉस्ट है वो मैंने क्या बताया, सेकंड हॉस्ट है हमारा मॉस्किटो। और कौन सा मॉस्किटो, इसको जरूर याद रखना है, ये मॉस्किटो है हमारा फीमेल एनोफिलीज। तो यहां पर ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है मॉस्किटो के केस में, और जो एसेक्सुअल है वो ह्यूमन के केस में कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि दो हॉस्ट चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। चलिए जरा कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं हम लोग मलेरिया से रिलेटेड। मलेरिया से भी अच्छी तरह आप परिचित होंगे, आपने देखा होगा घर परिवार में, रिलेशंस में किसी न किसी को मलेरिया हो ही जाता है 3-4 महीने में, फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है और बढ़िया सा पैसा खर्चा होता है। देखो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो एक ऐसा फीमेल एनोफिलीज है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। और जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या होता है कि इसकी जो सैलिवरी ग्लैंड है बच्चों, इसी सैलिवरी ग्लैंड्स में इसका इन्फेक्शियस जो पैरासाइट है वो होता है। अब जब ये एक हेल्दी पर्सन को ये बाइट करता है, यस, तो हेल्दी पर्सन की ब्लड में ये पहुंच जाता है। अब जब ये ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड के माध्यम से लीवर पहुंचता है, और लीवर में आप जानते हैं हिपैटोसाइट्स की बनी है लीवर, तो ये पहुंचता है हिपैटोसाइट्स में, और हिपैटोसाइट्स में जाके अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कराता है, और फाइनली ये पहुंच जाता है आरबीसी में। आरबीसी में देखो ये कितना बढ़िया ग्रो करा रहा है अपने आप को, और आरबीसी को इफेक्ट करता है, और फिर यहीं पर इसी आरबीसी में एक मेरोज्वाइन नाम का ये केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें ठंडी देके बुखार आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसके क्रम को समझे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चाहे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो, या प्लाज्मोडियम मलेरिया हो, यस, ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं, और जो इंटर करने वाला बच्चों जो फार्म है, ये हमेशा पूछा गया है, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। तो जो आप ये पीछे भी देख रहे हैं, जो अभी आपने पीछे देखा, तो ये फॉर्म क्या है, ये स्पोरोजोइट्स है। तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, या फैल्सिपेरम हो, या मैलेरी, वो इस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में एंट्री करेगा, और बच्चों कहां पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा। तो मैंने क्या बताया, प्लाज्मोडियम इंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, किसके माध्यम से, मॉस्किटो के बाइट करेगा उसके माध्यम से, और फाइनली ये स्पोरोसाइट्स कहां पहुंच जाएगा, लीवर सेल में। देखो, और जब लीवर सेल में पहुंचेगा तो वहां पर ये करेगा क्या, जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपनी जो नंबर्स हैं उसको बढ़ाएगा। फिर क्या होगा, फिर फाइनली जब यहां पर इसके नंबर पर्याप्त हो जाएंगे बच्चों, तो ये लीवर से निकलकर आरबीसी को अटैक कर देगा, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उसको अटैक करेगा। अब देखो, जब ये आरबीसी को अटैक करेगा तो फाइनली आपको यहां पर आपको एक केमिकल्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, कभी कभी मीरोजोइन भी बोल देते हैं, लेकिन सही नाम इसका हीमोजोइन है। तो ये हीमोजोइन नाम के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और ये केमिकल बच्चों टॉक्सिन होता है। क्या होता है, टॉक्सिन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ठंडी देके बुखार आता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन आएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, पैरासाइट्स को मारना चाहेगा। तो जब उसको मारना चाहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी है वो खर्च होगी, एटीपी एडीपी में टूटेगी। तो जब एटीपी खर्च होगी तो उससे क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा, हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, आपको फिर बड़ी थकान भी महसूस होगी इसमें। तो फाइनली क्या होगा कि हीमोजोइन जब रिलीज होगा, इसकी वजह से हमें जो है ठंडी देके बुखार आएगा। फिर देखिए क्या होगा, अब अगर ये पर्सन इन्फेक्टेड है और उसी समय अगर कोई फीमेल एनोफिलीज आती है और इस इन्फेक्टेड पर्सन को वो अगर काट ले, अपना डंक चुबो दे, तो उसके डंक में ये जो कौन है हमारे, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे थे स्पोरोजोइट्स, ये कहां जाएंगे, ये फीमेल एनोफिलीज के अंदर एंट्री कर जाएंगे डंक के माध्यम से, और फाइनली अपने आप को ग्रो कराएंगे, और फाइनली अपने आप को स्टोर कहां पे करा लेंगे, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है फीमेल एनोफिलीज का, वहां पर अपने आप को स्टोर कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जब फीमेल एनोफिलीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, यस, तो ये पैरासाइट बच्चों कहां एंट्री कर जाएगा, मॉस्किटो की बॉडी में एंट्री कर जाएगा, यस। फिर क्या होगा, अब यहां पर फिर ये अपने आप को फर्दर डेवलप करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट होगा, और फाइनली क्या होगा कि पैरासाइट अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, किसको, स्पोरोजोइट्स को, और फाइनली यहां पर फॉर्मेशन होगा इन्फेक्टेड स्टेज का।
ठीक है, कहां पर? मॉस्किटो के अंदर। अब क्या होगा, ये जो इंफेक्टेड स्टेज है, ये जो फॉर्म है बच्चों, ये फीमेल एनोफिलीज के जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स में अपने आप को स्टोर कर लेंगे। अब सोचो कि अगर इस तरीके का मच्छर जिसके सैलिवरी ग्लैंड में ये इन्फेक्शियस स्टेज वाला प्लाज्मोडियम पड़ा हुआ है, और अगर ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और फिर यहीं से शुरुआत फिर हो जाएगी। तो यहां पर आपने क्या देखा कि देखो, मेल के ह्यूमन के केस में ये जो हमारा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैलसीपेरम मेलाई, अपनी कौन सी स्टेज पूरी कर रहा है? एसेक्सुअल। और मॉस्किटो के केस में कौन सी स्टेज पूरी कर रहा है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, फाइनली क्या होगा, अब जब इस तरीके का मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा, किसी हेल्दी पर्सन को, ट्रांसफर कर देगा किसको? स्पोरोजाइट्स फॉर्म को ह्यूमन बॉडी में। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि वो कौन सा फॉर्म होता है जब मच्छर काटता है किसी हेल्दी पर्सन को, और वो कौन सा फॉर्म ट्रांसफर होता है उसके ब्लड में? तो याद रखिएगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोजॉइट। चलिए, जरा इस जो सारा पॉइंट्स हैं, जरा हम इसको एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपकी बुक्स में नहीं दी गई हैं, लेकिन अगर आप जान जाएंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं। बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बस सिंपल सा है। सबसे पहले आप देखिए कि पहला क्या हो रहा है कि ट्रांसमिशन टू ह्यूमन। सबसे पहले एक ऐसा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और इसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये इंजेक्ट करा देगा स्पोरोजॉइट्स को काट के, कहां पर? ह्यूमन के ब्लड में। अब ह्यूमन के ब्लड में जब एंट्री करा देगा बच्चों, तो यहां पर एक कौन सा फॉर्म अंदर आया है? स्पोरोजॉइट्स आया है। तो ये स्पोरोजॉइट्स फाइनली कहां पहुंचेंगे? लीवर में पहुंचेंगे। और जो हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो लीवर को बनाती हैं, तो ये हिपैटोसाइट्स को इन्फेक्ट कर देगा। कौन? स्पोरोजॉइट। अब क्या होगा, अब यहां पर अपने आप को ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के लिए यहां पर इनका माइटोटिक रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा बच्चों? यहां पर माइटोटिक रेप्लिकेशन होगा। अब स्टार्ट होगी यहां से थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो लीवर सेल्स है वो रप्चर कर जाएगी, देखो फट जाएगी। फाइनली देखो ये सब बाहर आ रहे हैं, और जो मीरोजॉइट्स हैं वहां से रिलीज होते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आए हमारे, देखो यहां पर लिख लेते हैं, सबसे पहले आए हमारे स्पोरोजॉइट्स। लीवर सेल्स के अंदर से क्या रिलीज हुए बच्चों? यहां से रिलीज हुआ मीरोजॉइट्स। ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। अब मीरोजॉइट्स रिलीज हो गए हैं लीवर सेल से। अब जब मीरोजॉइट्स यहां से रिलीज होंगे तो चौथा आएगा इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये आरबीसी के अंदर एंट्री करेंगे, भाई आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं ना, उसके अंदर एंट्री करेंगे, और वहां पर अपना जो एसेक्सुअल जो फॉर्म है, या जिसको बोलेंगे सिम्प्टोमैटिक साइकिल्स यहां पर रन होगी। क्लियर है? कहां पर? ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। आरबीसी के अंदर कौन सी साइकिल चल रही है बच्चों? एसेक्सुअल, और इसको बोलेंगे सिम्प्टोमैटिक साइकिल। तो यहां पर जब इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल रन करेगी, तो यहां पर आप देखिए कि इस तरीके से स्टेजेस इस तरीके से बढ़ेंगी, और आप देखो, और फाइनली क्या हुआ, आरबीसी देखो यहां पर रप्चर कर रही है, और बहुत सारे इन्फेक्शियस जो फॉर्म है वो बाहर आए हैं। आप देखो थर्ड के बाद अगर हम बात करें किसकी, फोर्थ नंबर की, यस, तो फोर्थ नंबर क्या था? इंटर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल थी। और पांचवें नंबर पे हम देखेंगे अब यहां पर सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा, जो मीरोजॉइट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे किसको? गैमेटोसाइट्स को। तो यहां पर गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे, ये हमारा फिफ्थ स्टेज आ जाएगा। सेक्सुअल साइकिल बच्चों कहां चलेगी? ये चलेगी सेक्सुअल साइकिल हमारी मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। आप देखो छठवें में क्या होगा, अब ये जो है, ये जो सेक्सुअल साइकिल है अब यहां पर कहां रन करेगी? मॉस्किटो के अंदर। यहां ट्रांसमिशन हो जाएगा मॉस्किटो में, और इंजेस्ट होगा, गैमेटोसाइट्स इसकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। किसकी? मॉस्किटो की बॉडी में यहां पहुंच जाएंगे गैमेटोसाइट। अब क्या होगा, ये गैमेटोसाइट्स मेट करेंगे और अब जाएंगे यहां पर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और फाइनली इनके ये माइग्रेट हो जाएंगे थ्रू मिडगट वॉल, और यहां पर बनाएंगे oocyst। oocyst के बाद क्या बनेंगे? ये बनेंगे स्पोरोजॉइट्स में डेवलप हो जाएंगे, और बच्चों ये स्पोरोजॉइट डेवलप होकर मॉस्किटो की जो सैलिवरी ग्लैंड है वहां पर स्टोर हो जाएंगे, और फिर जब ये किसी ह्यूमन हेल्दी को बाइट करेंगे तो इस तरीके से प्रॉपर ये साइकिल रन करेगी। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आया स्पोरोजॉइट्स, सेकेंड आया हमारा मीरोजॉइट्स,
मीरोसाइट्स के बाद आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गैमेटोसाइट्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों गैमेटोसाइट्स। तीसरे नंबर पे है। गैमेटोसाइट्स के बाद आप देखिए यहां पर गैमेटोसाइट्स मेट करेंगे, मियोसिस होगा और ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे oocyst। क्या बनाएंगे? oocyst। फिर ये oocyst क्या होगा? ये फाइनली डेवलप होगा किसमें? स्पोरोजोइट्स में। ये डेवलप होगा स्पोरोजोइट्स में, और ये स्पोरोजोइट्स फिर फाइनली हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री कर जाएंगे जब कोई फीमेल एनाफिलिस बाइट करेगा। तो यहां पर जो आप क्रम देख रहे हैं बच्चों इन्फेक्शन स्टेज का, स्पोरोजाइट, मीरोजाइट, गैमेटोसाइट्स, oocyst और फाइनली स्पोरोजाइट्स। तो ये फाइनली क्रम है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मलेरिया के बारे में काफी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए। बच्चों कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा है? अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट्स कर दीजिए। काफी मेहनत करते हैं हम लोग आपको एक एक पॉइंट्स को समझाने के लिए, इतने ब्यूटीफुल आपको फिगर लेके आते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं आप सभी के लिए कि एक एक पॉइंट्स को आपको क्रिस्टल क्लियर कर पाए। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं अगर वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिले, तो सिंपल सा बच्चों है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए। दिन भर मोबाइल चलाते ही हैं, एक काम ये भी अच्छा सा कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाओ और वहां जाके हमारा ऐप है, कौन सा? DNC माई एजुकेशन, और केविन मीडिया लिखा हुआ और पीछे ये ब्लैक जो बैकग्राउंड है, बट बच्चों इसी ऐप को डाउनलोड करना है आपको। अगर ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ से एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप सभी के लिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे फोन करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। और दूसरा, अगर ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कैसा लगा बच्चों ये सेशन? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जो भी आप कमेंट्स करते हैं ना उसको मैं जरूर पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी आपको देता हूँ। और जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलो हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, हम आपको समझा पाने में सफल हो रहे हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे आपको हमारे लेक्चर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो स्पेशल उस टॉपिक पर भी हम लेक्चर्स आपको बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।